हेलो टू एवरीवन। सो वेलकम यू ऑल ऑन माई चैनल। आज हम करेंगे मेटाफिजिकल पॉइंट्स और जॉन डन के ऊपर क्वेश्चंस, जैसा कि हमने पहले डिस्कस कर लिया था कि आज हम डन करने वाले हैं। सो ट्राई टू सॉल्व द क्वेश्चंस। सो यहाँ पर मैं आपके लिए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मेटाफिजिकल पॉइंट और डन की पोइट्रीज के ऊपर कुछ क्वेश्चंस लाई हूँ। हु कॉइन्ड द टर्म मेटाफिजिकल पॉइंट्स? यहाँ पे इसका आंसर क्या रहेगा? एलियट, येट्स, सिडनी और ग्रियर्सन। सो इसका राइट आंसर रहेगा ग्रियर्सन। ठीक है, यहाँ पर आपको ऐसा ही एक क्वेश्चन और मिलेगा, मैं इसमें आपको डिफरेंस बताऊंगी। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, हिम टू गॉड इन माई सिकनेस इज अ रिलीजियस पोइम बाय। ये एक रिलीजियस पोइम है, हिम टू गॉड। ओके, सो ये बताइए कि इस पोइम में ये किसकी पोइम है? ये किसकी पोइम है? ये तो आपको पता ही होगा, अगर आपने मेरे नोट्स और मैंने टेलीग्राम पे अपने नोट्स भी प्रोवाइड करे थे इसके बारे में, और तो आपने अगर पढ़ा होगा तो आपको पता होगा कि ये तो ऑब्वियसली जॉन डन टॉपिक है, तो जॉन डन ही आंसर होगा। लेकिन अब इसमें कुछ जो हमारे पास इम्पोर्टेंट पॉइंट्स रहेंगे कि ये कौन से इस पोइम की और जो खासियत रहेंगी वो हम इसमें डिस्कस करेंगे। पहली बात तो ये है कि ये हिम टू गॉड जो है, ये आपको पता ही लग रहा है जैसे कि होली सोनेट्स हैं। ये अपने डन के होली सोनेट्स हैं। ओके, सेकंड जो इसमें इम्पॉर्टेंट पॉइंट है वो है कि ये जो पोइम है हिम टू गॉड, इसको कब लिखा गया? अभी ये तो सबको पता होगा कि हिम टू गॉड जो है इन्होंने लिखी, डन ने लिखी, लेकिन ये पोएम जो है ये लिखी कब गई? इसका ईयर था 1623 टू 1635। ये इनका टाइम पीरियड था डन का। अब ये तो आपको पता ही है कि जॉन डन का ये वर्क है। ओके, सो इसका ईयर आपने स्पेसिफिकली देखना है कि इसका ईयर क्या था। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हु कॉइन्ड द टर्म टू रेफर टू द मेटाफिजिकल पोइट्स, टू पोइट लाइक जॉन डन एंड कॉर्ली। सो इसमें कहने का मतलब ये है कि जो मेटाफिजिकल पॉइंट है ये तो ग्रियर्सन ने हमें ये दिया था। अब यहाँ पर कुछ वर्ड्स हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के थ्रू आपको पता लगेंगे। तो इसमें ये ठीक है, मेटाफिजिकल पॉइंट्स जो है टर्म कॉइन की थी, चलो जो ग्रियर्सन ने। ओके, लेकिन इस टर्म को स्पेसिफिकली डन और काउली के साथ जोड़ दिया था किसने? तो उसका आंसर क्या रहेगा? जॉनसन, ग्रियर्सन, डन और एलियट। अब यहाँ पे आपका एक ऑप्शन तो कट हो गया कि ग्रियर्सन नहीं है, क्योंकि उन्होंने कॉइन की है, उन्होंने स्पेसिफिकली डन या काउली को ये टर्म रेफर नहीं की थी। तो किसने की थी? सो अगर आपने मेरी वो वीडियो देखी हुई है तो आपको पता होगा। तो इसका आंसर था डॉक्टर जॉनसन ने। ओके, नेक्स्ट ऑप्शन क्वेश्चन, द थीम ऑफ गो एंड कैच द फॉलिंग स्टार इज शोइंग डैश इनकन्सिस्टेंसी। ऑप्शंस आर विमेन, पेरेंट्स, फ्रेंड्स, मेंस। तो गो एंड कैच द फॉलिंग स्टार, अगर आपने मेरी वीडियो देखी है तो मैंने आपको बताया है कि वो किस चीज़ की बात कर रहा है। गो एंड कैच द फॉलिंग स्टार में कुछ जो है कैसे कंपैरिजन कर रहे हैं, इसमें किस तरह से कंसीट का, पैराडॉक्स का, मेटाफिजिकल पॉइंट कैसे यूज़ करते थे। अब यहाँ पर जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट टर्म्स बनती हैं इनके इस राइटर से कि मेटाफिजिकल, एक तो आपको एक कंसीट पता होना चाहिए, आपको पैराडॉक्स बहुत अच्छे से पता होना चाहिए, ठीक है ना। तो ये कुछ टर्म्स है आपको पता होनी चाहिए। इसका आंसर रहेगा विमेन। तो इसमें वो ऐसे कह रहे हैं कि डन की ऐसी लेडी जो अच्छी भी है दिखने में और जो है फेथफुल भी है। ओके, सो ऐसी वुमेन ढूंढना जैसे एक स्टार को पकड़ने के बराबर है जो कि ऊपर से गिरता है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, हु आर द 7 स्लीपर्स इन द पोएम गुड मॉरो? The Shakespeare, sibling till sleep downstairs, the speaker's children, Christian youth welled up by a Roman empire, legendary Mushin women pursued for their beauty.
सो यहाँ पर तो जैसे कि आंसर दिख ही रहा है, लेकिन फिर भी मैं आपको बता दूँ कि गुड मोरो जो पोएम है ये हमारे जो हमारे यूनिवर्सिटीज़ में सिलेबस चलता है तो वहाँ पर ये पोएम दी जाती है। इसमें कैसे डन ने ये मेटाफर्स यूज़ किए हैं कि सन इज़ पीपिंग फ्रॉम द विंडो, वेरी फेमस लाइन। सो सन इज़ पीपिंग फ्रॉम द विंडो, यहाँ पे वो सन की जो है पर्सोनिफिकेशन कर रहे हैं। तो इस तरह से आपको ये लाइन देके पूछ लेंगे, बताओ इसमें कौन सा लिटरेरी डिवाइस यूज़ हुआ है, पोइटिकल डिवाइस यूज़ हुई है, ये किसकी पोएम है। इस तरह से क्वेश्चंस आपको पोएम से में भी आ सकते हैं, जो कि हमारी यूनिवर्सिटी या किसी भी हमारे अगर पंजाब की किसी भी यूनिवर्सिटी में या दी हुई है, अगर वो पंजाब से रिलेटेड है तो वहाँ का एग्ज़ाम, अगर वो मान लीजिए यूपी से रिलेटेड है तो वहाँ के अगर सिलेबस में कहीं भी वो पोएम दे रखी है तो वो आपके लिए ऑटोमेटिकली इंपॉर्टेंट बन जाती है, वो आपको रीड थोड़ी बहुत ही पता ही होनी चाहिए। ओके, सो यहाँ पर 7 स्लीपर्स जो है क्रिश्चियन यूथ जो है रोमन एम्पायर के, तो उनको कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है यहाँ पर ये सिर्फ लाइन लिखी हुई है, बिजी ओल्ड फूल अनरूली सन, ये किस पोएम की है। सो यहाँ पर ये सिर्फ लाइन लिखी है मैंने, तो आप बताएं मुझे, मैं आपको 4 ऑप्शन दे देती हूँ, द कैनोनाइजेशन, दैट्स नॉट टू बी प्राउड एंड द गुड मोरो एंड नन ऑफ दिस। इन ऑप्शंस में से आप मुझे बताइए कि इसका आंसर करेक्ट क्या रहेगा। ये अगेन द गुड मोरो पोएम में से ही एक लाइन है, तो उसकी आपने लाइंस जो हैं इंपॉर्टेंटली एक बार गो थ्रू जरूर करनी है, ठीक है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज़, अगेन मैंने लाइन्स डाली हुई हैं, टू हिज मिस्ट्रेस गोइंग टू बेड, द टाइटल सेज इट ऑल, कैन यू कंप्लीट द लाइन, लाइसेंस माई रोविंग हैंड्स एंड लेट देम गो बिफोर बिहाइंड बिटवीन अबव बिलो, ओ माई अमेरिका माई डैश। तो इस पोएम में जो है राइटर जो है बात कर रहा है टू हिज मिस्ट्रेस गोइंग टू बेड। इस पोएम को आप अगर देखेंगे तो ओ माई अमेरिका माई न्यू फाउंड लैंड, तो न्यू फाउंड जो लैंड है उसकी यहाँ पे बात हो रही है, क्योंकि उस टाइम पे जो लोग हैं वो अमेरिका की तरफ जा रहे थे, तो इन्होंने उसको ऐसे तो आपको ये देखना है, ये जो वर्ड है ना ओ माई अमेरिका, जब हम ऐसी डिवाइस अपनी पोइट्री में यूज़ करते हैं तो इसको क्या बोलते हैं, ये आप सर्च करिए। ओके, तो ये एक अगर कोई भी पोएम जो है वो इस तरह के शब्द से जो है स्टार्ट होती है तो इसको क्या बोलते हैं, इसको आपको सर्च करना है। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, गुड मोरो अपीयर्स इन डन्स कलेक्शन ऑफ पोएम, तो गुड मोरो जो है वो डन के कौन से कलेक्शन में आई है। तो आपको जो है होली सोनेट्स उनकी कलेक्शन में जितने भी वर्क हैं, फिर उसके बाद में सॉन्ग एंड सोनेट्स जो उनका वर्क है उसमें जितने भी वर्क हैं आपको उसके बारे में पता होना चाहिए, एटलीस्ट ये क्वेश्चन आपका नहीं छूटना चाहिए। तो इसका आंसर है सॉन्ग एंड सोनेट्स। एक क्वेश्चन ऐसे भी आया हुआ है जो प्रीवियस ईयर में मैंने देखा है कि सॉन्ग्स एंड सोनेट किसका वर्क है, या फिर होली सोनेट दिया है तो किसका वर्क है, तो इस तरह से आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज रॉन्ग अबाउट मेटाफिजिकल पोइट, क्या सही नहीं है। दे वर लिरिक पोइट्स, दे बिलोंग टू द 17th century, द टर्म वॉज कॉइन्ड बाय डॉक्टर जॉनसन, दे रोट बेसिकली अबाउट नेचर। सो इस तरह के क्वेश्चन से हमारे बहुत से कॉन्सेप्ट्स जो हैं वो वैसे ही क्लियर हो जाते हैं। सो इसका राइट आंसर क्या है, यस इसका राइट आंसर रहेगा they wrote basically about nature. So no, they don't basically wrote about the nature only, they wrote on the themes of love, sex, okay, so religion, विट, इस तरह की वो जो बातें हैं हमें इनकी पोइट्रीज में मिलती थी। यस, फर्स्ट आपका क्वेश्चन बन सकता है कि दे बिलोंग, मेटाफिजिकल पोइट्स बिलोंग्स टू विच एज, या फिर जॉन डन बिलोंग्स टू विच एज, सो यू हैव टू राइट द आंसर 17th century. Then they were lyric poets, yes it is correct. The term and this term is for them this term is coined by Dr. Johnson, but actually it is termed by Grierson. Okay, so word metaphysic first is used by, yes question आगे है भी। So next question देखते हैं,
डैश इन डैश वर्क डिड सैमुअल जॉनसन यूज द टर्म मेटाफिजिकल पोइट्स। तो सैमुअल जॉनसन ने अपने किस वर्क में इनको मेटाफिजिकल पोइट्स कहा है? सो क्वेश्चन इज लाइव्स ऑफ द मोस्ट एमिनेंट इंग्लिश पोइट्स, द पैट्रियट, प्लान फॉर डिक्शनरी ऑफ द इंग्लिश लैंग्वेज, द लिटरेरी मैगजीन और नन ऑफ दिस। यस, सो इसका राइट आंसर रहेगा लाइव्स ऑफ द मोस्ट एमिनेंट इंग्लिश पोइट। और उसका जो टाइटल था वो आपको पता होना चाहिए कि किसमें उन्होंने इनके बारे में बात की है। तो इसका आंसर ये आपका ये रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, यस इस क्वेश्चन की मैं बात कर रही थी। हाउ इज ड्रमंड ऑफ हॉथरॉनडेन एसोसिएटेड विद मेटाफिजिकल पोइट्स? How is Drummond of Hawthornden, the pronunciation is really tough, associated with metaphysical poets? So he was the first poet to be identified as a metaphysical poet, and he is considered responsible for introducing metaphysical elements to prayers. He is considered to be the only writer before Dryden to speak of metaphysical poets. He was a critic who strongly disliked the metaphysical poetry. So इसका राइट आंसर क्या रहेगा? इस वर्ड के बारे में बात कर, ड्रमंड के बारे में बात कर रही थी। तो इसका राइट आंसर रहेगा he is considered to be the only writer before Dryden to speak of metaphysical poets. Okay, so next question is, poet said about John Donne he affects the metaphysics poet only in his satires but in his amorous verses where nature only should reign. So first option is Samuel Johnson, second is John Dryden, third is Andrew Marvell, fourth is Henry Vaughan. So what will be the correct answer? So इसका correct answer है जॉन ड्राइडन। ओके, सो यहाँ पर हमारे लिए एक इम्पॉर्टेंट वर्ड है अमोरस वर्सेस, इसको आप ध्यान रखना, इसको हम अभी डिस्कस करेंगे। ओके, सो नेक्स्ट question is, select the poets to form the following who compare two legs of the compass to two lovers in one of his poems. So very easy, जहाँ पे हमें पता ही है, मैंने आपको अपनी डन वाली वीडियो में बताया कि कंपस जो वर्ड है, जो इसमें ये जो है फार फेस्ट, तो टू लेग्स और कंपस का क्या कंपैरिजन है? कोई कंपैरिजन नहीं है टू लवर्स के साथ में। तो ऐसा जो है ये मैंने आपको बताया था, ये शो ऑफ करते थे अपनी लर्निंग का। ओके, सो इसका आंसर ऑफ कोर्स जॉन डन है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, द बेस्ट नोन वर्क्स ऑफ जॉन डन आर। तो जॉन डन के बेस्ट वर्क्स कौन से हैं? द प्रोग्रेस ऑफ द सोल एंड एनाटमी ऑफ द वर्ड, ये दो, एंड एलेगी, एपिथेल्मियम, या फिर बोथ ए एंड बी, और डी आप लगा लीजिए नन ऑफ इट। सो क्या इसका करेक्ट आंसर रहेगा बेस्ट नोन पोइम ऑफ जॉन डन? ये है ए ऑप्शन या बी ऑप्शन, सी या डी जो मैंने आपको बताया वो। सो इसका करेक्ट आंसर रहेगा यस। तो ये देखिए, मैं आपको बता दूँ कि डन ने एपिथेल्मियन होता है मैरिज पोइम। एपिथेल्मियन का मतलब क्या होता है? मैरिज पोइम। जैसा कि स्पेंसर ने भी मैरिज पोइम लिखी थी ऑन द वेडिंग ऑफ कैथरीन, ओके, और एलिजाबेथन। सो उन्होंने भी डबल मैरिज पे लिखे हुए हैं, एमोरेटी, एपिथेल्मियन, प्रोथेल्मियन, ये सब इस तरह के सोनेट्स हैं। तो ये सोनेट्स हैं, लेकिन एपिथेल्मियन जो है वो मैरिज की थीम पे बेस्ड रहता है वर्क। ओके, एलिगी जो है वो डेथ के ऊपर बेस्ड होती है, किसी की डेथ, सैड मॉर्निंग करते हैं हम जब किसी की, मतलब तो उस तरह के वर्क्स को कहते हैं। तो इन्होंने एलिगी भी लिखी हुई है डन ने, ओके, क्योंकि इनकी वाइफ जो मरी थी तो वो इस तरह के वर्क भी उन्होंने लिखे हैं, एपिथेल्मियन भी लिखे हैं। और उन्होंने क्योंकि उनकी जो दो डॉटर्स थी, मैंने आपको बताया था अपने उसमें कि दो इनके जो फ्रेंड थी, उनके जो डॉटर्स की डेथ हुई थी, तो उस पर इन्होंने लिखा था वर्क एलिगी। और प्रोग्रेस ऑफ द सोल एंड द एनाटमी ऑफ द वर्ड, ये सभी वर्क इनके ही हैं। तो बोथ ए एंड बी इसका करेक्ट आंसर रहेगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, जॉन डन पोइट्री कैन बी डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। नाउ जो हमने ऊपर देखा था वर्ड अमोरस, तो आप बताइए मुझे कि इनको हम कितने पार्ट्स, 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, उसमें से कौन से पार्ट इसमें से रहेंगे?
तो देखिए इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं, तो मैं आपको सीधे ही बता देती हूँ कि 3 पार्ट्स लिखा है ऑफ कोर्स। तो ये बताना था हमें ये तीनों पार्ट्स हैं कि या फिर इसमें से कोई एक है या फिर नहीं है, ठीक है। तो यस, हम डन की पोइट्रीज़ को 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। ओके, ये पॉइंट शायद मेरी वीडियो में मिस भी था, तो आई डोंट नो, मैंने बताना था लेकिन कहीं वो शायद मिस हो गया था, बट आई एम नॉट श्योर। ओके, सो फर्स्ट इज़ अमोरस, सेकेंड इज़ मेटाफिजिकल, थर्ड इज़ स्टायरिकल। सो आप देखेंगे अमोरस का मतलब क्या है, यहाँ पर मैं आपको अमोरस का मतलब बता देती हूँ। अमोरस मीन्स मतलब डन ने अपनी जो पोइट्रीज थी उनको एलिजाबेथन एज की जो लव पोइट्रीज लिख रहे थे सिर्फ, है ना, वो उस तरह के जो लिख रहे थे वर्क, उससे थोड़ा सा कट ऑफ करके टोन को चेंज किया था। सो इसीलिए इनको अमोरस कहा जाता है, इनकी पोइट्रीज को। ओके, और मेटाफिजिकल क्योंकि इन्होंने फारफेस्ट, कंसीट और मेटाफर्स को जो कंपैरिजंस को यूज़ किया, पैराडॉक्सिस को, उसलिए मेटाफिजिकल। और सटायरिकल वर्क्स इन्होंने लिखे हैं। सो ऑल ऑफ दी अबव इसका आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ पोएम अ वैलेडिक्शन ऑफ फॉरबिडिंग मॉर्निंग इज रिटन ऑन द ओकेजन ऑफ, on poet's anniversary, on poet's death, on poet's birthday, on the poet's traveling far away from his wife. वैलिडिक्शन का मतलब अगर आपको पता है तो आप इसका आंसर इजीली दे पाएंगे। ओके, मॉर्निंग का मतलब होता है दुख, ओके, और फॉरबिडिंग का मतलब आपको पता ही है, ये मुझे बताने की जरूरत नहीं है, और वैलिडिक्शन का मतलब होता है विदाई। ओके, सो यहाँ पर जो है बात कर रहे हैं पोइट के ट्रैवलिंग की, उनके वाइफ से वो दूर जा रहे हैं, उस पर ये बात कर रहे हैं। तो हमने इनकी बायोग्राफी में पढ़ा था कि ये अपनी वाइफ से बहुत प्यार करते थे। तो क्वेश्चन एक मैंने कहीं देखा है कि क्वेश्चन था कि एन मूर जो है, एन जो है एन जो है उनका हस्बैंड कौन है, ठीक है। तो वो 4 आपको नाम दिए रहेंगे मेटाफिजिकल पॉइंट्स के, तो आपने उसमें से चूज़ करना है। सो क्यों ये क्वेश्चन अभी बहुत इजी लग रहा है देखिए, लेकिन जब ये क्वेश्चन 100-150 क्वेश्चन के बीच में एक आता है तो हम कहीं ना कहीं कई बार कन्फ्यूजन में भी आ जाते हैं, क्योंकि जो एन है वो शेक्सपियर की वाइफ का भी नाम था, ठीक है। तो इस तरह से ये कन्फ्यूजन क्रिएट कर सकते हैं ऐसे जो है। सरनेम आपको पता होगा तो आप इजीली आइडेंटिफाई कर पाएंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, द पोएम डेथ नॉट बी प्राउड, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पोएम, इसके आपको इन्स एंड आउट्स, आपको सारी समरी पता होनी चाहिए इस पोएम की अच्छे से, और लाइंस भी, ठीक है। तो इस पोएम में जो है वो सेटिंग कहाँ की है, जो डन ने की है वो सेटिंग कहाँ की है, पेरिस, लंदन, अमेरिका, नन ऑफ दीज। देखिए इसका आंसर पता है तो पता है, नहीं तो नहीं पता है सिंपली। सो इसका आंसर है पेरिस। ओके,